मैं जी टीवी में ज़िंदगी की महक कर चुका हूँ, शुमारो टीवी में जुर्म और जज्बात कर चुका हूँ। उससे पहले एमएक्स प्लेयर पे जू वेब सीरीज़ ये लास्ट ईयर जब कोविड आया था उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तो काफ़ी हटके है, काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि इतनी फेमस नहीं है, बट टोटली हटके है क्योंकि मोबाइल से शूट करके उसको अलग तरीके से एडिट करके अलग तरीके से स्टोरीज़ दिखा के कि कैसे पुराने लोग इस कोविड में पुराने लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या चीज़ें बदली लोगों में, जो उनके रिश्ते थे उनमें, तो उसके ऊपर बेस्ड है वो। बाकी कुछ सॉन्ग्स किए हैं और टीवी से एड्स किए हैं, काफ़ी सारे मॉडलिंग में काफ़ी सारे शूट्स किए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए शूट्स किए हैं। आज के समय में हर कोई फेमस होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा कर पाना हर किसी के लिए आसान है? नहीं। खासकर टीवी की दुनिया में नाम कमाना और जगह बनाना और भी मुश्किल है। आज हम बात करने वाले हैं जी टीवी के शो जिंदगी की महक से मशहूर होने वाले कलाकार सचिन वशिष्ठ जी से। आज हम जानेंगे कि कैसे सचिन ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और एक थिएटर एक्टर होने के साथ साथ कैसे उन्हें टीवी सीरियल्स में काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया एक बार, और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो मैं नहीं बता पाया हूँ, आप अपने बारे में दें ताकि लोग जान सके आपके बारे में। ओके, वैसे तो अभी मैंने इतना सारा काम नहीं किया है कि लोग जाने बट फिर भी एक हद तक लोग जानते हैं। मैं जी टीवी में ज़िंदगी की महक कर चुका हूँ, शुमारो टीवी में जुर्म और जज्बात कर चुका हूँ। उससे पहले एमएक्स प्लेयर पे जू वेब सीरीज़ ये लास्ट ईयर जब कोविड आया था उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तो काफ़ी हटके है, काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि इतनी फेमस नहीं है, बट टोटली हटके है क्योंकि मोबाइल से शूट करके उसको अलग तरीके से एडिट करके अलग तरीके से स्टोरीज़ दिखा के कि कैसे पुराने लोग इस कोविड में पुराने लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या चीज़ें बदली लोगों में, जो उनके रिश्ते थे उनमें, तो उसके ऊपर बेस्ड है वो। बाकी कुछ सॉन्ग्स किए हैं और टीवी से एड्स किए हैं, काफ़ी सारे मॉडलिंग में काफ़ी सारे शूट्स किए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए शूट्स किए हैं। जब से आपने शुरू किए हैं ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली आपको मतलब एक मेंटल लेवल पर और एक जो हैप्पीनेस, जो पीस हर कोई चाहता है, उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब हम और लोगों को देखते हैं कि अपने काम को लेकर? देखो, अगर आप पैशन को फॉलो करते हो ना तो आपको एक अलग ही खुशी होती है। अगर आप प्रोफेशनल किसी चीज़ में जा रहे हैं, वो हमारी एक ज़रूरत है क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा भी कमाना ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। बट अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आप खुश रहते हो। एक रहता है कि बस जी रहे हैं और एक होता है कि जी रहे हैं, मज़े में जी रहे हैं। तो पैशन को भी ज़िंदा रखना चाहिए। प्रोफेशन रखो आप, प्रोफेशन साइड बाय साइड अपना चलता रहना चाहिए, बट पैशन को भी फॉलो करते रहना चाहिए। मतलब मॉडलिंग में आना है, उसका इंस्पिरेशन क्या रहा आपका कि मुझे इसी चीज़ में आना है? पढ़ाई के बारे में भी जहाँ तक आपने मुझे बताया कि आप काफ़ी अच्छे रहे थे, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करें आप और भी लोगों के साथ कि वो जहाँ से किस तरीके से एक पैशन डेवलप हुआ कि मॉडलिंग में, और आपने उसको परस्यू भी कैसे किया, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मॉडलिंग में, एक्टिंग में आना चाहते आ रहे हैं डे बाई डे। यार मेरा थोड़ा फ़नी केस था कि जब मैं मतलब मॉडलिंग में आना चाह रहा था तो किस तरीके से आया था। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को कोई मेरी इंस्पिरेशन है, किसी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को उसके जैसा बनना है या कुछ भी करना है, ऐसा कुछ नहीं था। 10th क्लास तक अपना सही थे पढ़ने में। 11th क्लास में पहुँचे तो स्कूल चेंज किया तो उससे पहले सोचा हुआ था कि भाई इंजीनियरिंग करनी है, बट स्कूल जैसे चेंज किया तो सीधा यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में गए तो वहाँ पे मैथ नहीं मिली, साइंस नहीं मिली, तो वहाँ पे फिर फाइनल मेरे पास जो ऑप्शन था वो था कॉमर्स ली। कॉमर्स के बाद हाफ ईयरली में ऐसे ही फ़ोटोशूट्स वगैरह करने का ऐसे ही शौक चढ़ गया एक कि करते हैं भाई, मज़ा आता था। स्कूल में फ़ोटोज़ अच्छे आते थे, जैसे हमारे उस टाइम फेसबुक ट्रेंडिंग में था, आया था, तो फ़ोटोज़ अच्छे आते थे तो शौक था वही कि हाँ वही करेंगे, अच्छे लगते हैं, स्कूल में भी एक अलग ही रुतबा होगा इस तरीके से करते रहे। मतलब एक फ़नी वे में था सारा कुछ, ऐसा नहीं था कि मेरे को आगे जाके कुछ मॉडलिंग में करना। इवन मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को आगे जाके मॉडलिंग करनी है, ऐसा कुछ। फ़ोटोज़ डालते गए फेसबुक पे। उस टाइम ना कैमरा ऐसे अफोर्ड कर सकते थे, तो
ना एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे, सिर्फ ये नोकिया की छोटे मोबाइल चलते थे। लाइक एक 5233 मोबाइल आता था उस टाइम पे, बहुत अच्छा था। जैसे इस टाइम पे आईफोन के कैमरा अच्छे होते हैं, उसी टाइम पे नोकिया का 5233 सबसे अच्छा था। ये फोटोग्राफी इन सब के लिए कैमरा काफ़ी सॉलिड होता था, तो हमने भी ले लिया एक मोबाइल, करते रहे शूट वगैरह। तभी एक दिन अचानक से फेसबुक पे एक मॉडल थे, यहीं मतलब ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते थे वो, प्रीत भाटी नाम है उनका। तो उनकी फ़ोटोज़ देखी, तो फ़ोटोज़ में जब देखा कि यार लड़कियों के साथ मतलब एक बंदा और चार लड़कियों के साथ फ़ोटोज़, इतने सॉलिड फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो एक मतलब कुछ हुआ लगा कि यार क्या लाइफ है, मतलब मस्त लाइफ है यार, सही है यार हमें भी करना चाहिए। तो उनसे बात की, हमने बोला कि हमें भी ज्वाइन करना है, कुछ बताइए कैसे क्या किया जाए। तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं आगे गया। उन्होंने जहाँ से उन्होंने टीम शॉट्स करके एक मॉडलिंग एक्टिंग इंस्टीट्यूट है नोएडा सेक्टर 20 में, तो उन्होंने वहाँ मेरे को पहुँचाया। वहाँ से हमने बातचीत करी, सारा कुछ फाइनल हुआ। वहाँ 2 साल का कोर्स किया। तो वहाँ से उस टाइम पे मेरे को एक्टिंग में कोई शौक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग का शौक था, बस फोटोग्राफी और ये फ़ोटोशूट्स वगैरह कराना, बस हो गया इतना। एक्टिंग में मतलब यार बोरिंग लगती थी, बड़ी गंदी लगती थी सही में एक्टिंग। उस टाइम पे ऐसे लगता था बोरियत एक नंबर की। बट क्या हुआ कि वहाँ से जैसे 2 साल करने के बाद फिर मैंने 2-2.5 साल वहाँ से पास आउट होने के बाद ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस देने के बाद लगा कि यार मॉडलिंग ठीक है, बट कोई एक एज नहीं है मॉडलिंग में, लाइक कि आप एंड तक चलाते रहोगे जैसे एक्टिंग में रहता है। तो एक लिमिटेड एज है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक कर सकते हैं, जबकि जब तक आपकी उम्र 30 नहीं हो जाती या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो छोड़ दिया, मॉडलिंग छोड़ दिया उस टाइम पे। छोड़ा भी नहीं, एक तरीके का मतलब साइड में रख दिया कि हाँ भाई कोई शूट आता है तो कर लेंगे। बट मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि अगर मैं मॉडलिंग करता हूँ तो एक एक्टर के लिए मॉडलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो मॉडलिंग से ही आप कर सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस, ये सारी चीज़ें। हेल्थ फिटनेस भी एक अलग चीज़ आ गई, बट पर्सनालिटी मेन होती है एक एक्टर के अंदर। अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक है कि आप मॉडलिंग में जाइए, ये ज़रूरी है कोर्स करना। उसके बाद वहाँ से मैंने फिर मतलब ऐसे ही ऑडिशंस दिए। लगा यार कि अभी एक्टिंग इतनी नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। और तो बेस्ट ऑप्शन था थिएटर, कि एक्टिंग स्कूल्स से मैं कर चुका था। वहाँ से इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं। एक्टिंग स्कूल्स जो होते हैं उनमें इतना कोई मेरे को नहीं समझ आया कि ज़्यादा सीख पाओगे आप, क्योंकि वहाँ एक रटा हुआ एक एज यूजुअल मोनोलॉग दे देंगे, उसी पे एक्ट करा देंगे। एक लिमिटेड आपको इमोशंस बता देंगे, उन पे एक्ट करा देंगे, हो गया। बट जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि थिएटर इज़ बेस्ट। थिएटर में जाओगे बहुत सारी चीज़ें न्यू करने को मिलेंगी आपको। बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के डायरेक्टर से आपका मिलना होगा, उनसे अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे मैंने उस टाइम पे फिर अराउंड ऐसे 2013 या 14 के आसपास मैंने काफ़ी ऐसे इधर उधर देखने के बाद गूगल पे भी देखा, इधर भी देखा कि यार क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा नहीं था कि जो थिएटर लाइन से हो, तो समझ नहीं आ रहा था। तो गूगल पे देखा, फिर फाइनली मैंने चूज़ किया बेला थिएटर कारमा। अमर सर डायरेक्टर हैं, तो वही उसको अभी चलाते हैं। तो उनके अंडर मैंने सारा कुछ सीखा, एक्टिंग वगैरह को, और एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छे से सीखा। काफ़ी मतलब बहुत बड़ा योगदान था उनका, अमर साहब का जो हमारे सर हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा हमें सिखाने में। क्योंकि एक्टर के लिए ना अगर आपको कुछ सीखना है तो आपके लिए ना एक अच्छा गुरु भी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके मेरे को मतलब गुरु तो चलो मिल ही गए, फिर वही सीखते रहे। 4-5 साल वहाँ से थिएटर रेगुलर रखा मैंने, डेली जाना आना। थिएटर में देखो सबसे मेन बात ये है कि पैसा ज़्यादा नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि थिएटर में शायद ज़्यादा फीस जाती होगी। कुछ हैं ऐसे थिएटर जो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, बट अगर आपके पास कम बजट है तो आप कम बजट में भी थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 2-2.5 हज़ार रुपये महीने के भी होते हैं। उस टाइम पे 1,000 रुपये महीने का थिएटर था,
इतनी हमें फ़ीस देनी पड़ती थी, बट उससे ज़्यादा हमें सीखने को मिलता था। एक्टिंग स्कूल में आप कभी भी जाओगे तो एक्टिंग स्कूल में आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं यार, तब जाके आप एक महीने का उतना नहीं सीख सकते जितना आप थिएटर में सीख। और हफ्ते की 2 क्लासेस होती हैं केवल। हफ्ते की भी होती है यार, नहीं सीख पाओगे। उसमें क्या है, थिएटर में आप रेगुलर में इतनी जितनी आप मतलब वहाँ 6-7 महीने में जाके क्लासेस लोगे उतनी आप एक महीने के अंदर थिएटर के अंदर ले लेते, वो भी विद प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकली, और वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिला। फिर अलग अलग प्रोडक्शन जब आप करते हैं, लाइक स्टेज पे जब आप जाते हैं तो अलग अलग तरीके के शोज़, अलग अलग तरीके के कल्चर के शोज़ आपको करने को मिलते हैं। कभी आपने किसी दूसरे स्टेट का किया, कभी आपने कहीं का किया, कभी आपने मतलब एकदम आपको मेन चीज़ ये है कि आपको एक्सप्लोर करने का ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। ओके, तो मतलब जो पहला शो आपका रहा था वो आपको कैसे मिला और आपने कैसे ऑडिशन दिया, क्या उसका स्टोरी रही मतलब यार, मेरा ना शुरू से ये था कि मैं ना मतलब ऑडिशन दिया कहीं पे या कहीं पे प्रोफाइल भेजी और भूल गया। और ये मैं हर किसी को बोलूँगा, जैसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं आजकल बहुत लोगों के साथ क्या होता है, कोई भी न्यू कमर होगा प्रोफाइल भेज देगा किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, सीधा वही जैसे अभी हमारी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, आपने बताया कि सर हमारे लिए कुछ हो तो बताइएगा। तो मत बोलो ये सब, सीधा आप अपना प्रोफाइल भेज दो। वो अपना काम जानते हैं, उन्हें भी एक्टर चाहिए और आपको भी काम चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर को ये सब मत बोलो कि सर कुछ हो हमारे लिए बताइएगा, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इंडिविजुअली इतना रिप्लाई कर पाएँ। तो कास्टिंग छोड़ दो, सीधा कास्टिंग डायरेक्टर पे सीधा आप अपना काम करो कि आपको अपना ऑडिशन अच्छा बना के भेजना है, अपनी अच्छी प्रोफाइल उनको भेजनी है, अच्छे फोटोग्राफ्स उनको भेजने हैं। उसके बाद अगर आपका कैरेक्टर किसी कैरेक्टर में फाइनल होता है तो वो खुद आपको कॉल करेंगे, आपको बता देंगे। तो मेरा भी यही था, प्रोफाइल भेज दी, टेंशन फ्री, वही होना होगा हो जाएगा। कोई ऐसे नहीं कि बार बार मैसेज करके पूछा कि सर हुआ नहीं हुआ, कुछ करा दो ये वो, तो ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। पेशेंस रखो, आपको नहीं पता कि आपके पास कब कहाँ से कैसा काम आना है, बस हाँ आप अपना काम करते रहो कि आपको प्रोफाइल भेजनी है, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे आप वहाँ पे ट्राई मारो, आप अपनी प्रोफाइल भेज दो। कम से कम आपकी प्रोफाइल उनके पास पड़ी होगी, आप नज़रों में रहोगे। और कब आप नहीं जानते कि हो सकता है आज किसी शो में जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाए, यार आगे बढ़ जाती है। कभी भी आपके लिए कुछ भी ऐसा शो आ सकता है, कोई भी ऐसा शूट आ सकता है जिसमें आपकी ज़रूरत है और अच्छा कैरेक्टर है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अभी भी हैं, आकाश रावत, तो उनको अपनी प्रोफाइल भेजी हुई थी। तो सडनली रात को मेरे को कॉल आता है रात के 11 बजे कि भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तुम, और कल तुम्हें आना पड़ेगा सुबह 9 बजे। अब जब मैं वहाँ पहुँचा सुबह 9 बजे, काफ़ी दूर था यहाँ से, दिल्ली में शूट हो रहा था, मेरे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता, तो सुबह जल्दी निकला मैं यहाँ से। पहुँचने के बाद शाम तक वेट किया, ऑडिशन वगैरह हुआ, फाइनल हुआ, देन जाके हमारा रात को 8 बजे तक फाइनल हुआ। फाइनल होने के बाद फिर नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट था मेरा। उसके बाद मेरा वहाँ पे 3 महीने चला CTV में। 3 महीने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें हुई, क्योंकि पहला शो था बड़े लेवल का, नेशनल एक्साइटमेंट भी उसी हिसाब से, एक्साइटमेंट भी थी, बट नर्वस भी बहुत ज़्यादा था कि यार होता है ना कि आपको जब बड़े लेवल का कुछ मिल जाए और आप को लगता है कि बेस्ट देना है, तो डर भी बहुत लगता है। और वो डर लगना भी सही है क्योंकि आप उसमें कुछ अच्छा कर भी पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसका भी। उसके बाद आपको फिर कंटिन्यूअसली मिलते रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह? उसके बाद हाँ कंटिन्यूसली एड्स वगैरह मिलते रहे। सॉन्ग्स वगैरह मैंने 2019 से 20 से करने शुरू करे थे, क्योंकि मेनली मैंने 2020 से ही ये सॉन्ग्स वगैरह करने शुरू किए हैं। तो बाकी उससे पहले मैं एड्स वगैरह ही ज़्यादा करता था। एड्स हो गए, प्रिंट शूट्स हो गए, कमर्शियल एड्स हो गए, और आपके ये शॉर्ट फिल्म्स हो गई। तो उस टाइम पे यही ज़्यादा करता था। फिर उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट आए ऐसे जो अच्छे थे, एक्सपीरियंस सही रहा उनके साथ भी। हर किसी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस रहता है, अच्छे लोग मिलते हैं हर शूट पे, नए नए लोग मिलते हैं, कुछ खास हो जाते हैं, बहुत खास हो जाते हैं, ऐसा भी रहता है। मतलब एक फैमिली बनी जाती है किसी न किसी के साथ, यार दोस्त फैमिली चलता रहता है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इतना सारा आपने चीज़ें की और आपने फिर आगे अपने फोकस को कंटिन्यूसली उसमें बनाए रखना। मेन चीज़ क्या होती है, लोगों को काम मिलना बीच में बंद हो जाता है, तो उसका आपको रीज़न क्या लगता है कि वो उन्हें किस वजह से बंद हो जाता है काम मिलना? यार देखो,
और एक चीज़ ये कि उसमें जो वो लोग काम कर रहे हैं, क्या मॉडलिंग में और इन सारी चीज़ों में फिर वो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पेमेंट की बात खुद ही कर लेते हैं, पहले हमें कितना पैसा मिलेगा, वो किस हिसाब से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक रहता है किस हद तक, वो उसके बारे में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, मेरा मानना है कि पेमेंट के बारे में आपको पूछना ज़रूर चाहिए। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बजट में हम काम करने के लिए तैयार हैं, जो बजट हमारा है, सामने वाली प्रोडक्शन हमें उतना बजट नहीं पे कर रही होती, तो तब हमें लगता है कि यार जब हमारे लायक ही नहीं है, लाइक उतना बजट ही नहीं दे रहे हैं, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ आपका टाइम बचता है, टाइम बचाना भी ज़रूरी है कि आप कहीं मान लीजिए 60-70 किलोमीटर आगे ऑडिशन देने जाते हैं और फिर वहाँ जाके आपको पता चलता है अरे बजट है ही नहीं, या बजट ही नहीं है बिल्कुल भी, या फिर इतना बजट दे रहे हैं जो कि आपके लिए मतलब सूटेबल है ही नहीं। तो ये भी ठीक है कि आप पहले अगर सारी डिटेल्स पूछ लेते हैं किसी से, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपको पूछना बनता है। आपके पास सारी डिटेल्स कोई भी काम करने से पहले होनी चाहिए, इवन पूरा डीप में होनी चाहिए कि आप कैसे सीन्स उसमें कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ फाइनल करते नहीं हैं, बट जब हमारा फाइनल हो जाता है प्रोडक्शन की साइड से और हम शूट करने जाते हैं, तब वहाँ जाके हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती हैं कि कोई हमें वैसा सीन दे दिया, भाई मेकआउट सीन है, लड़की लड़का कंफर्टेबल ना हो, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ उनका। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पेमेंट हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं फॉर मोटिवेशन पर्पज बस जनरली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जब आपने अपना पहला शूट किया, आपको पहला शो मिला, तो मतलब उसका फिर आपका मतलब किस हिसाब से पेमेंट वगैरह रहा, क्या आपको उसका जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हमारी फर्स्ट सैलरी होती है, जॉब जिस तरीके से हम करते हैं, तो एक मोटिवेशन पर्पज से कि लोग जान सकें, और आजकल लोग बताते हैं। देखो, किसी भी मतलब कुछ भी काम करोगे, कोई भी जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, हमेशा शुरुआत ना, पहली शुरुआत कम से ही होती है। तो अपनी भी ऐसे ही थी, 1000 रुपये से शुरू हुई थी। 1000 से उस टाइम बहुत, 1000 भी बहुत लगते थे उस टाइम पे यार, क्योंकि जब आप पूरे दिन की मेहनत करके एक 1000 का नोट उस टाइम पे लेके आते थे ना पर डे, हाँ, तो लगता था कि यार मेहनत करके लाए हैं। मतलब उस टाइम पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे होते थे, कि आपकी तो मेहनत उससे ज़्यादा थी, तो आपको लगता था कि आपने मेहनत से ज़्यादा कमाया। मेहनत भी थी, फिर आपको आपके मन का काम मिला, एक एक्साइटमेंट इस चीज़ की भी है कि यार असाइनमेंट भी होगी, और उस टाइम ना 1000 भी ऐसे फील कराते थे कि जैसे मानो यार 10,000 कमाए हैं आज। तो ये भी हो गया। बाकी बजट धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता इंक्रीज होता रहता है, मतलब जिस हिसाब से आपकी स्किल हो जाएगी, एक्सपीरियंस है, फिर आप भी खुल के कह पाते हो एग्जैक्टली सामने वाले को। देखो, चीज़ तभी बिकती है जब वो अपडेट होती रहती है। अपडेट कब होते हैं हम, जब हम अपने आप को और अपडेट करते हैं एक्टिंग में, मॉडलिंग में, या कोई भी प्रोफेशन, या फिर जैसे मान लीजिए आपने धीरे धीरे आप सीनियर होते जाएंगे, तो ही आप अपडेट होते जाएंगे, तभी आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी जॉब कर लीजिए, उसमें तभी आप तो बजट बढ़ाएंगे ना जब आप काम ज़्यादा कर रहे होंगे, काम अच्छा कर रहे होंगे। तो सेम इस लाइन में भी ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो हमेशा कोई भी हो, कोई भी आप बिजनेस भी करेंगे ना, तो उसमें भी आप कम पैसे से ही आप एकदम से ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को लाखों ही आ जाए। स्टार्टिंग में 500 भी आ जाते हैं, 400 भी आ जाते हैं, ये सब तो नॉर्मल है। क्योंकि स्टार्टिंग अगर करोगे तो धीरे धीरे ही आप एक एक करके सीढ़ी आगे बढ़ोगे। पहली सीढ़ी पे तो यार आपको कम बजट ही मिलेगा, आगे वाली सीढ़ी पे आपको नहीं पता कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना बजट है। मेन चीज़ है कि आपको काम मिलते रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को। काम पे पहले 2 काम पे ध्यान। वो सुना है ना कि फर्स्ट लर्न देन रिमूव वेल एंड अर्न। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी। एग्जैक्टली, जितना आप सीखोगे ना, जितना आप एक्सपीरियंस लेके चलोगे, वो एक्सपीरियंस एंड में जाके उतना ही आपको फ़ायदा देता है इनकम वगैरह में। जो भी आपका बजट होता है, वही एक्सपीरियंस आपका डिसाइड करता है कि आपका बजट कितना होना चाहिए। न्यू चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो मतलब अभी तक का जो सबसे एडवेंचरस आपका कोई रहा हो कि किस्सा, मान लीजिए कि जब हमने शो किया किसी नए ऐसे डायरेक्टर्स या नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, सो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करें। फिर यार मेरा मतलब हर शो पे एक नया कुछ होता है, बट मेन मेरा ZDB था, क्योंकि 3 महीने से हम कंटिन्यू वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमें ना बहुत रेयर टाइम मिलता था कि हम अपने घर जा पाए, और बहुत रेयर टाइम मिलता था कि हम कहीं बाहर भी घूमने जा पाएँ, जहाँ हमारी लोकेशन थी उससे भी कहीं बाहर। क्योंकि सुबह को जाना कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे ही बुला लेते थे, और रात को शूट चल रहा है 1 बजे तक। पूरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, उसी के अंदर सारा सेट बना हुआ था, तो टाइम ही नहीं मिलता था वहाँ से बाहर निकलने का, कहीं घूमने का।
कुछ दिन तो मज़ा आता रहा कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, शूट करने में मज़ा आ रहा है। उसके बाद फिर लगा यार मज़ा तो आ रहा है पर ना बाहर भी घूमने का मज़ा चाहिए। बोरियत सी थोड़ी सी लगने बहुत लगी। गंदी यार, क्योंकि यूज टू हो गए थे हम वो करते करते। लाइक ऐसा लग रहा था कि थोड़ा तो कुछ- मज़ा आना, बाहर कुछ जाना अलग बनता हो। है यार, बाहर की दुनिया देखने को मन करता था। क्योंकि यार चलो आप काम कर रहे हो, खासकर हाँ उस टाइम पे जैसे मैं न्यू कमर था तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि आप जब कुछ अच्छा काम कर रहे होते हो तो आप ना एक्साइटेड होते हो उस टाइम पे बाहर जाने के लिए और देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कि उन पर कैसा फ़र्क पड़ता है। उनका क्या रिएक्शन है। हाँ उनका क्या रिएक्शन रहेगा आपको लेके, तो उस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे यार, कब घर जाएंगे, कब घर वालों से, आस पड़ोस वालों से, यार दोस्तों से मिलेंगे। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो मिलता था, बहुत रेयर टाइम मिलता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि नहीं मिला। रहा कुछ ऐसा किस्सा कि मतलब लगा हो कि यार चलो हमने जितनी मेहनत की, कई बार क्या होता है ना कि मैं एक नॉर्मल सी चीज़, हमने एक छोटा सा भी शूट किया और हमें कोई ऐसा मारे, मैंने आपको वहाँ देखा था, तो वो एक थोड़ा सा अंदर से यार चलो कि और वहाँ से तो बहुत रहा मेरा, ZDB से तो बहुत लोग जानने लगे थे। मेनली मैं बताऊँ तो ZDB से ही मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं उससे। बाकी और भी ऐसे सॉन्ग्स वगैरह है जिनके थ्रू जानने लगे। नैन बंजारे मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस सॉन्ग का, और मून सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा था। और थिएटर से भी बहुत लोग जानते थे, क्योंकि थिएटर जब हम करते थे तो ऑडियंस काफ़ी आती थी, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग हमें जानने लगे थे। जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छे शोज़ दे रहे होते हैं, आपका थिएटर अच्छे शोज़ दे रहा होता है ऑडियंस को, तो उस टाइम पे जानने लग जाते हैं, थिएटर के नाम से जानने लग जाते हैं। जैसे एक सर्कल होता है मंडी हाउस में, इन सब में भी उस टाइम पे तो वो लोग भी हम ऐसे जानने लगे थे कि अरे ये भाई उस थिएटर के बंदे हैं, अच्छे एक्टर हैं उस थिएटर के सारे। ऐसे खुशी होती थी लोग। तो अभी तक के आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि जो बेस्ट टिप्स किसी के लिए न्यू जो स्टार्ट करना चाहता है मॉडलिंग, एक्टिंग, और फ्यूचर के लिए अगर कोई मॉडलिंग में है तो किन किन स्किल्स पे उसे काम करना चाहिए? देखो, अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो ना, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा दिमाग में लेके चलो कि आपको लंबी रेस का घोड़ा तो बनना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम मत करो कि आपको लगे कि नहीं यार मैं 2 साल में स्टार बन जाऊंगा, फिर 2 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लोगों को लगता है कि सपने बहुत बड़े हैं और 2 साल काम करने के बाद अरे मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया। 2 साल में कोई करोड़पति नहीं बनता है, क्योंकि आप जब 1 से शुरू करते हैं तो आपको गिनते ही जानी पड़ेगी, 1 से लेके 1000। 2 साल में करोड़पति बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल में करोड़पति बनने के लिए ना आपकी पिछली 10 साल की मेहनत होती है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, तब जाके वो 2 साल आपको रिटर्न देते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, मुझे ऐसा लगता है। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत से लोग जानते नहीं हैं, सोचते हैं कि ये बंदा मतलब बड़ी जल्दी हो गई, बट शायद वो लोग उसका पास्ट नहीं जानते हाँ। कि वो कितने टाइम से इस लाइन में लगा हुआ था। 9-10 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो अब सबसे बड़ी मेन बात तो यही है कि अपना फोकस रखिए अपने करियर पर, कि आपको जो भी करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि टाइम दो पूरा। डीमोटिवेशन मिलेगी बहुत जगह से, आप कहीं ऑडिशन पे जा रहे हैं, आपको मतलब काफ़ी जगह फेलियर मिलेगा कि आप यार नहीं ऑडिशन में फेल हो गए, हम नहीं हो पाया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन चीज़ों से मत घबराओ, कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में बेस्ट बैठ जाओ। सामने वाला डायरेक्टर है, कोई भी प्रोडक्शन है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखे, आपको फाइनल करे और आपको अच्छा सीन मिले। बहुत सारे ऐसा, मेन तो यही है कि बस फोकस रखो, कभी भी पेशेंस, और एक अप्रोच करने का तरीका भी बदलें अपने आप को। ऐसा नहीं है सामने वाले पे सारी चीज़ें डालें। अप्रोच करना सब धीरे धीरे आता है। कोई भी बहुत से लोग होते हैं कि ठीक है सीख आते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं आता कि कैसे किसी को अप्रोच करें, तो वो भी सब एक्सपीरियंस के हिसाब से सब सीख जाते हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में। तो जैसे ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगा कि एंड में जो बेस्ट टिप्स आपकी तरफ से आप अगर देना चाहें, कुछ जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए किसी भी लाइन में, खास करके एक्टिंग में आने के लिए या एक्टिंग में जो कर रहे हैं, वो क्या आप कहना चाहेंगे? से अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, कुछ भी, सबसे बड़ी बात कि पैशन को भी ज़िंदा रखना और प्रोफेशन को भी चलाते रहना। क्योंकि पैशन है तो तुम खुश रहोगे और प्रोफेशन है
तो घर वाले भी खुश तो घर रहेंगे। वाले खुश रहेंगे। नहीं तो पैशन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। पैशन और प्रोफेशन दोनों हाँ। बहुत ज़रूरी है। तो बाकी पेशेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। डीमोटिवेशन आपको बहुत जगह से मिलेगी, आपको वहाँ पे एकदम मोटिवेट रहना है। ऐसे मतलब लोगों से मिलो जो आपको इंस्पायर करें, ऐसे लोगों से मिलो जिनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है, लाइक काफ़ी सालों से इस लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, जिस भी लाइन में आप हैं, तो ऐसे लोगों से मिलो, क्योंकि खासकर ऐसे लोगों से ही हमें सीखने को मिलता है। मोटिवेशन ऐसे लोगों से ही हमें मिलती है। नहीं तो शुरुआत करने वाले बहुत होते हैं और उनमें से कुछ ही जाके कामयाब होते हैं। बीच में ही छोड़ देते हैं। मुझे लगता है उनके फेलियर का रीज़न बीच में ही छोड़ना होता नहीं, है। मेरे साथ मतलब ऐसे मतलब ये लाइन जो मैंने खासकर बोली ना, पता नहीं क्यों अचानक मेरे को जो मेरे साथ कई लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन लोगों ने शुरू किया। शुरू करने के बाद वो लोग ना 1-2 साल उन्होंने करा, ऑडिशन देने जाते नहीं थे। कहते थे ऑडिशन दे के कोई फ़ायदा नहीं, ये ऑडिशन पे तो यही फालतू का मतलब टाइम वेस्ट होता है, ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ रहता है, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो देखो ऑडिशन वगैरह तो देना बहुत ज़रूरी है आपको, और कंटिन्यू रखोगे तभी आपको, मुझे लगता है एक मौका जरूर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी। यार जाहिर सी बात है कि आप सीढ़ी चढ़ के अगली सीढ़ी को ही तो देख पाओगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं नीचे खड़ा हूँ और मैं 10वीं सीढ़ी को देख लूँ, कैसे देख सकते हैं? आप आगे बढ़ो, रास्ता धीरे धीरे आपको दिख ही जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखो हमारे लिंक्स जब बनते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, ऑडिशन देने जा रहे हैं, कहीं भी शूट पे जा रहे हैं, तो लिंक्स जो हमारे बनते हैं उन्हीं के थ्रू हमें काम मिलता है। क्योंकि हर कोई ऐसे सलमान खान के घर में पैदा नहीं होता हर कोई वैसे नहीं होता। तो आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको लोग दिखेंगे, मिलेंगे, कुछ खास बनेंगे, वहाँ से आपको कुछ उनसे काम मिलेगा, आप उनके साथ काम करेंगे, वहाँ कुछ न्यू लोग मिलेंगे। तो ऐसे ही कारवां चलता जाता है, तभी जाके आप सक्सेस होता है। थैंक यू सो मच, आपका इतना समय मुझे मिला और सच में लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बेसिक मेरा पर्पज़ यही रहता है कि इंटरव्यूज़ का, पॉडकास्ट का, कि लोग इंस्पायर हो सके बेसिकली, कि किस तरीके से आजकल ऐसे लोगों को भी देख सकें कि जो खुद की दम पर मेहनत करके आगे बढ़े। तो मैं तो हमेशा ऐसी स्टोरीज़ लेके आने की कोशिश करता हूँ, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो अगर आप, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। जो भी सिलेक्टेड कमेंट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा मैं उनका रिप्लाई करूँ, आंसर करूँ। और अगर आपको सर से जुड़ना है, सचिन सर से पर्सनली जुड़ना है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सर आप, मैं चाहूँगा खुद ही एक बार बता दें कि अपने अकाउंट लिंक्स के बारे में। ओके, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आई सचिन वशिष्ठ। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या इन केस मैं वहाँ आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधा मेल करके भी कोई पर्सनल अगर आपको कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। गाइडेंस चाहिए, आप सी आई एम ऑलवेज अप फॉर द गाइडेंस। अगर आपको कभी भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, एज ए न्यू कमर, या आप इस लाइन में आना चाहते हैं, तो कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।